जिनसे जुड़ी हुई है। इनमें बेली गारद गेट, ट्रेजरी हाउस, म्यूजियम, बेगम की कोठी आदि प्रमुख हैं। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। फोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ। पंडित जी, आप लड़के वालों से कहना कि इतनी संस्कारी है वो, इतनी संस्कारी है, और जवान की तो इतनी मीठी मानो के शक्कर का टुकड़ा। सर फूटने पर ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब देखना, अब सारी दुनिया मेरी सुपली को देखेगी, उसकी सही कीमत समझेगी। कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। काकोरी केस में मौत की सजा पाने वाले ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर जिले के गांव नवादा में 1890 में पैदा हुए थे। जब देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो रोशन सिंह ने बरेली और शाहजहांपुर के गांवों में घूम घूम कर असहयोग के प्रचार का काम किया। इसी दौरान बरेली में गोली चली, रोशन सिंह पकड़े गए और 2 वर्ष कड़ी कैद की सजा पाए। जेल से छूटने के बाद आप राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आकर क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। काकोरी केस में 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की मलाक्का जेल में रोशन सिंह को फांसी दी जानी थी। इससे पहले 13 दिसंबर को उन्होंने अपने एक दोस्त को भेजे खत में लिखा, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। आप मेरे लिए हरगिज रंज न करें, मेरी मौत खुशी का बायस होगी। उन्होंने आगे लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले की। इसी खत में वह लिखते हैं, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। फांसी के लिए मुकर्रर दिन रोशन सिंह तय वक्त से पहले ही स्नान ध्यान कर तैयार हो गए। जैसे ही जेलर फांसी घर में ले जाने को आए, उन्होंने हाथ में गीता पकड़ी और मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े। फांसी के तख्ते पर उन्होंने बुलंद आवाज में वंदे मातरम का नारा लगाया और ओम का स्मरण करते करते फंदे पर झूल गए। जेल के बाहर लीजिए दीदी, आपके हुए 155। 500 के खुले होंगे? नहीं दीदी, आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। अरे वाह, डिजिटल पेमेंट ये कब लगाया? पीएम स्वनिधि योजना से लोन लिया था, उसी के साथ बैंक ने ये भी दिया। बहुत बढ़िया, आसान है ना? हाँ दीदी, सारा पैसा सीधा मेरे खाते में जाता है, ना छुट्टे की परेशानी, ना कोई चार्ज, समय और पैसे की भी बचत। दीदी, अब डिजिटल पेमेंट से हमारी कमाई की जानकारी बैंक को रहती है। बैंक के पास हमारा डेटा तैयार हो जाता है।
इससे हमें भविष्य में जरूरत पर लोन भी आसानी से मिल जाएगा। वाह, अब तो मैं पेमेंट यूपीआई से ही करूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, अपना पिन और ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर मत करना। जानते हैं दीदी, जैसे कभी किसी को अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देते। डिजिटल पेमेंट आसान, सुरक्षित और सबके लिए फायदेमंद। अधिक जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा तैयारियों पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। यूक्रेन में संघर्ष उपजे वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर हुई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई मंत्री हुए बैठक में शामिल। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन की प्रक्रिया हुई तेज। योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। इस दौरान सदन की होंगी 19 बैठकें। दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। बैठक में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ समुद्री और हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों की नवीनतम विकास और विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को यूक्रेन से भारत के पड़ोसी देशों के नागरिकों के साथ ही भारत के नागरिकों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा सहित यूक्रेन में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि खार्किव में मारे गए नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ की ये पहली दिल्ली यात्रा है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ ने आज पार्टी के संगठन के महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि योगी आदित्यनाथ से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के साथ ही अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वायदों में किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी की जा रही है। किसानों को मुफ्त बिजली देने पर 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर आएगा। प्रदेश में 13,16,000 नलकूप उपभोक्ता हैं। भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी के फैसले की तरह इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ
साथ ही भाजपा के संकल्प पत्र में राज्य में डेयरी वैल्यू चेन बनाने की योजनाओं पर अधिक जोर देने की तैयारी की गई है। बुंदेलखंड की वलिनी मिल्क प्रोड्यूसर समूह की तर्ज पर पूर्वांचल में 2 दुग्ध उत्पादन कंपनियों के गठन की योजनाओं को और रफ्तार दी जाएगी। 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत उत्पादन को और बढ़ाने पर काम किया जाएगा। इसी के साथ ही विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। सरकारी विभागों में लगभग 4,50,000 पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य और परिवहन जैसे विभाग करीब 30% कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। इन पर भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने की योजना पर भी काम करना शुरू किया है। मेधावी की परिभाषा को तय किया जा रहा है। प्रदेश की नई सरकार के गठन के साथ ही लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, NHI की परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी। राजधानी वासियों के निर्माणाधीन 6 फ्लाईओवर और ओवरब्रिज की जल्द ही सौगात मिलेगी। इसके साथ ही 8 ओवरब्रिज का निर्माण शुरू होगा। सेतु निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही 3 नए बिजली उपकेंद्रों का भी निर्माण किया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं एक विराम। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। ये फैसला देश में कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए किया गया है। पहले चरण के दौरान कोविड महामारी की तीसरी लहर के कारण दोनों सदनों में पारियों में काम किया था। वहीं बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदन अपने चैम्बर और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को कामकाज निपटाने के लिए 19 घंटे का समय अतिरिक्त मिलेगा। 1 महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र फिर से शुरू हो रहा है। इस अवधि में संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभाग की अनुदान मांगों की समीक्षा की। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की भी संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद की बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ था। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा केंद्रीय बजट 2022-2023 पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 101% से अधिक रही, जबकि लोकसभा में 121% उत्पादकता दर्ज की गई। इंसान के जीवन में योग की महत्ता को व्यापक रूप से रेखांकित करने के उद्देश्य से राजधानी नई दिल्ली में योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आगामी 100 दिन तक दुनिया भर में 100 शहरों में 100 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के क्रम में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से अब देश में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होगा। योग के विभिन्न आयामों और इसकी उपयोगिता को व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि दुनिया भर में 13 मार्च 2022 से 21 जून 2022 के बीच 100 दिन 100 शहरों और 100 संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के क्रम में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हम लोग 21 जून आजादी का अमृत महोत्सव, इस अवसर पर उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने तय की है, लक्ष्य तय की है। इसलिए इस सारे कार्यक्रम में देश की जनता जुड़ जाए, इसी हम लोगों का अपेक्षा है।
कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इससे जुड़ी चिकित्सा पद्धति से संबद्ध जैव विविधता को सहेजने के लिए हम बायोडायवर्सिटी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। हमारी जो औषधीय पद्धतियां हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइंटिफिक मान्यता हो, इसको लेकर भी हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में संशोधन करते हुए आगे बढ़ाने का काम ये भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय योग ऋषि स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। ये जो 100 दिन है, 100 इंस्टीट्यूशन, 100 लोकेशन, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर पीस मैटर्स। समारोह में भाग लेने आए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है। Yoga is part of the school curriculum today in Sikkim, where more than 500 teachers trained by Patanjali Yogpit impart the knowledge and wisdom and aesthetic practice of yoga in all the government schools. कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को स्वीकृति दी है। अब देश में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होगा। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद आकलन किया जा रहा है कि आखिर इन चुनाव नतीजों के क्या मायने हैं। हर पार्टी के लिए आकलन जारी किया है, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि चुनाव प्रचार में जब सभी पार्टी के स्टार प्रचारक ने पूरी ताकत झोंक दी थी तो आखिर किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिर्फ प्रचंड बहुमत से वापसी ही नहीं की, बल्कि एक साथ कई इतिहास भी दर्ज किए। इतिहास सरकार में रहते हुए 3 राज्यों में वोट प्रतिशत में वृद्धि का, उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद सरकार के रूप में वापसी का, उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ने का। सवाल है कि साल 2014 से पहले कई राज्यों में अस्तित्व की जंग लड़ने वाली पार्टी ने ऐसा क्या किया कि उसका विजय रथ अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहें तो ये भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की तपस्या और खुद को जनता से जोड़ने का परिणाम है कि भाजपा जीत का परचम देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। विश्वास मत के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में विपक्ष से कहा था कि एक दिन आएगा कि आप पर देश हंसेगा, और शायद यूपी समेत दूसरे राज्यों में कांग्रेस की कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब विपक्ष हवा बना रहा था तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में ऐसी जमीन बनाई जिससे न केवल विपक्ष के पांव उखड़ गए बल्कि भाजपा ने जीत की वह फसल उगाई जो 3.5 दशक में नहीं उगी थी। मोदी के राशन और योगी के प्रशासन को घर घर पहुंचाकर विपक्ष के जातीय गणित को ढा दिया। ब्रांड मोदी और योगी इस चुनाव में भी बड़ी छाप छोड़ता नजर आया। अखिलेश यादव ने जातियों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर भाजपा को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था और विकास के बुलडोजर ने उसे धराशायी कर दिया। जनता ने जातिवाद को पटकनी देते हुए विकासवाद के साथ जाना पसंद किया। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने
एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया है। 4 चुनावों में करके दिखाया है। भाजपा की शानदार जीत के यूं तो कई कारण रहे। इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारना बड़े कारणों में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना समेत दूसरी बड़ी योजनाओं से आम जन को मिले लाभ ने विपक्ष के सभी समीकरण को तोड़ दिया। केंद्र की ओर से महिला सशक्तिकरण के उठाए गए कदमों ने भी भाजपा की जीत में बड़ा योगदान दिया है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन में किया था। मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे डबल इंजन सरकार की 365 दिन काम करने वाली रणनीति भी कारगर रही। सरकार ने जनता को वोटर मानकर काम नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में भी भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को घर में नहीं बैठने दिया और गरीबों के बीच राशन और दवा पहुंचाने से लेकर गांव में स्वास्थ्य स्वयं सेवक भी तैनात किए। जबकि इसके उलट विपक्ष मुसीबत की इस घड़ी में जनता के मोर्चे से नदारद रहा। प्रधानमंत्री का मंत्र रहा है, सत्ता सेवा का जरिया है, और भाजपा की सरकारें कमोवेश उसी डगर पर है। विश्लेषक भाजपा की जीत में इसे भी बड़ी वजह मानते हैं। पतित पावनी गंगा के पानी को निर्मल बनाने के लिए जागरूकता के उद्देश्य से शुरू हुई अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा रविवार को फतेहपुर जनपद के गोपालगंज पहुंची, जहां 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर के कैडेट्स इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। अतुल्य गंगा साइकिल यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कर्नल मनोज केशवर ने बताया कि इस मिशन के माध्यम से लोगों के बीच जाकर गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की जा चुकी है और आज 13वां दिन है। हमारा नारा है, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। जहां ग्रामीण बच्चे भी इस यात्रा से जुड़कर गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, वहीं इस यात्रा में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। सबका साथ हो और गंगा साफ हो। गंगा के दो मुद्दे हैं, निर्मलता का और अविरलता का। दोनों ही मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट अपना काम अपनी जगह कर रही है, हम नागरिकों को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। तो यूथ से हम बात कर रहे हैं, जन समाज से बात कर रहे हैं कि हम सबको जुड़ के एक टेबल पे आके मिलजुल के गंगा को साफ करना पड़ेगा। और गंगा ही नहीं, लगभग 150 से ऊपर नदियां भारतवर्ष में लुप्त हो रही हैं, गंदी हो रही हैं और खराब हो रही हैं। नदियों को बचाने के लिए चिंतन करना, रोज का चिंतन करना बड़ा जरूरी है। इस मिशन के द्वारा मैं अपने बच्चों और अपने जनमानस को यह चाहूँगा कि वो इस पतित पावनी माँ गंगा को स्वच्छ रखने के अपने विचारों को या जागरूकता, ऐसी जागरूकता जो उस गंगा को सफलता से अविरल प्रवाहित होने में मदद करे, उसके लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। और मैं इसके लिए अपने एनसीसी कैडेटों के सहयोग से जनमानस में यह जन जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति उस माँ गंगा को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग प्रदान करे। तो सेवानिवृत्त जो हमारे अधिकारी लोग हैं सेना के, वो आज हमारे बीच आए। उन्होंने हमको बताया कि हम लोगों को गंगा किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, हमें अपने घर में प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भी कई सारी बातें उन्होंने हमको सिखाई, जिसको हम सीख के इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे और अपनी गांव गलियों में सब जगह ये बताना चाहेंगे कि सभी लोग गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना सहभागिता दिखाएं
और सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करें। इस गंगा सफाई मिशन में जो आज टीम आई उन्होंने बहुत सी जानकारी हमें दी कि वृक्ष लगाना चाहिए और गंगा को मतलब हर किनारे उसके करना चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। जैसा कि आज टीम ने बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए और उस वृक्ष को देखभाल ज़रूर करना चाहिए कि आप वृक्ष लगा दें और वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं। और गंगा सफाई में हमें कचरा कम करना चाहिए उसमें और गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए। जनपद फतेहपुर के नहरों में पानी की उपलब्धता और निगरानी के लिए सिंचाई विभाग द्वारा जीपीएस गेज युक्त कैमरे लगाए गए हैं। जीपीएस सिस्टम से ऑनलाइन पानी की स्थिति की रिपोर्ट सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास रहेगी, जैसे कि किस नहर के माइनर और रजबही में कितना पानी है और कितने किलोमीटर तक पहुंचेगा। हाईटेक कैमरे युक्त गेज मीटर नहरों की झाल, रजबहों और माइनरों के हेड पर लगाए गए हैं, जो हेड से निकलने वाले पानी की क्षमता की रीडिंग करेगा। साथ ही मीटर गेज में लगे कैमरे सोलर पैनल से संचालित होंगे। के जीपीएस से मॉनिटरिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई सिंचाई विभाग के लिए। वो कहीं भी बैठ के दूर से बैठ के मोबाइल पर भी देख सकते हैं, कंट्रोल रूम लखनऊ में देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख सकते हैं कि कहाँ पर किस रजबा में पानी कितना चल रहा है। मेन उद्देश्य इसका ही है कि बैठे बैठे मॉनिटरिंग कर ली जाए। शिकायतें अब उतनी नहीं हैं और किसी माइनर में अगर पानी कम है, नहीं जा पा रहा है, तो जब हम लोग गेज मॉनिटर करते हैं जीपीएस से, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पर पानी कम जा रहा है, कहाँ पर दिक्कत है, तो डिमांड बेस उसको बढ़वा लिया जाता है। और पूरा सिंचाई विभाग का प्रयास है कि अंत टेल तक पानी जाए, जिससे किसानों को लाभ मिले। कैमरा लगने से अब पानी की चोरी नहीं होती, अब जो है सिंचाई बढ़िया होती है, जो पानी बराबर आता है, जो फसल भी जो सूखती नहीं है। सरकार बहुत अच्छी सुविधा कर दिया है। तो कैमरे लग गए हैं, अब हम लोगों को सुविधा हो गई है, पानी आएगा और हमारी फसल जो बर्बाद होती थी वो अब बच जाएगी। अरे अब कैमरा लग गया है, बहुत सुविधा है। पहले खांड हो जाती थी, पानी नहीं आता था और पानी की चोरी होती थी। अब तो पानी बरोबर आता है हमारे यहाँ, वो बरोबर सिंचाई होती है। कैमरा की वजह से तो कोई चोरी नहीं कर पाता पानी की। फाग नाम से प्रसिद्ध है होली गायन, जिसकी वजह से होली को पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार में फगुआ की भी संज्ञा दी गई है। गाजीपुर के डॉक्टर रामनारायण तिवारी कला प्रेमियों को लोक संगीत सिखाते हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका पल्लवी जोशी और उनकी टीम को फाग गायन के गुर सिखाए। इस मौके पर पल्लवी जोशी ने पूर्वी फगुआ गीतों को प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामनारायण तिवारी ने बताया कि लोक कला के संरक्षण से ही भारतीय संस्कृति का संरक्षण होगा। देखिए, पहले तो हमारे विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं कि जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है, ईमानदारी के नाम पर जो ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो वो पूरी परीक्षा हो जा रही है मेमोरी बेस्ड, माने स्मृति पर खड़ी हो जा रही है। बच्चों में सृजन की शक्ति नहीं है, तो बच्चे हमारे तुरंत किसी चीज़ को देख करके इमिटेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, रचना नहीं कर पाते, जबकि शिक्षा का मतलब है सृजना करना। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर प्रयागराज जिले के इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग के छात्रों ने संगम तट पर सैंड आर्ट बनाकर खुशी का इजहार किया। साथ ही सैंड आर्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। ये सैंड आर्ट संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छात्र अजय कुमार गुप्ता व मनोज कुमार की अगुवाई में पुनः सत्ता में आने की खुशी में एक भव्य सैंड आर्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हुए कहा कि योगी सरकार विकास कार्य पर दोबारा प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आर्टिस्ट छात्रों ने उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद की है कि इस बार कलाकारों के ऊपर भी सरकार ध्यान देगी, ताकि लोग अपनी कला के माध्यम से जनता को जागरूक कर सकें। हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है, जो कि ये भाजपा को लेकर है। अच्छे सीटों से उन्होंने फिर से एक बार सीट प्राप्त किया है अपने उत्तर प्रदेश में, और हम लोगों ने आज संगम वीआईपी घाट पर यह सैंड आर्ट करके एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि बीजेपी पार्टी फिर से वापस आ गई है। और ये कामना करते हैं कि इस बार भी वो, जैसे पिछली बार हम आर्टिस्टों के लिए कुछ किए थे पेंट माई सिटी को लेकर या महाकुंभ के दौरान, हम लोग आशा करते हैं कि इस बार भी काफ़ी चीज़ें अच्छे से हो और हम एक कलाकारों को सहयोग। उप
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अकबरपुर क्षेत्र के जैनपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए हम प्रदेश की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रदेश में 3 लाख करोड़ पूंजी का निवेश हुआ है। कोरोना काल के बावजूद हम रोजगार देने में सफल रहे। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए पाठ्यक्रमों के साथ रोजगार परक शिक्षा को शामिल करते हुए पढ़ते पढ़ते ही विद्यार्थी नौकरी को प्राप्त कर सके, उसकी तरफ तेजी से बढ़ने का जो लक्ष्य है वो और तेज चले। स्वास्थ्य सुविधाएं जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो योगी जी पूरा कर रहे हैं कि 32 जिलों में मेडिकल कॉलेज आज खुल चुका है। पूरे 75 के 75 जिलों में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन जाए, इसकी तरफ सरकार का अगला लक्ष्य तेजी के साथ काम करने का रहा है पहले से, और वो और आगे बढ़े। इसकी तरफ भी हमारे संकल्प पत्र के अनुसार सरकार काम करने के लिए तेजी से आगे आएगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। टीम इंडिया की इस जीत में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय पारी खेलकर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। मैच में हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप में तीसरा शतक बनाया, वहीं मंधाना का वर्ल्ड कप में दूसरा शतक है। दोनों के बीच 184 रनों की साझेदारी हुई। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा तैयारियों पर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। यूक्रेन में संघर्ष से उपजे वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर हुई बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई मंत्री बैठक में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन की प्रक्रिया हुई तेज। योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष की मुलाकात। पार्टी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। इस दौरान सदन की होंगी 19 बैठकें। दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2022 का किया उद्घाटन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।